गुड मॉर्निंग। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे 3 4 5 क्वेश्चन पहले, उसके बाद बुकलेट। तो इससे दैट एक अच्छा प्रैक्टिस रहेगा सब्जेक्ट का पूरा। तो लिखो जरा क्वेश्चन। लिखो जरा क्वेश्चन। अ कास्ट आयरन टी बीम, अ कास्ट आयरन टी बीम as shown in figure, as shown in figure. The beam is simply supported. The beam is simply supported over a span of 2.5 meter. Simply supported over a span of 2.5 meter. If the maximum allowable tensile stress, maximum allowable tensile stress and compressive stress are 20 megapascal and 75 megapascal. ये लिखा है 20 megapascal and 75 megapascal respectively. Determine the maximum central load. Determine the maximum central load the beam can carry safely. Maximum central load the beam can carry safely. तो ये क्वेश्चन दिया है। तो इस तरह का बेंडिंग का क्वेश्चन आपका गेट के एग्जाम में भी पूछता है, ईएस के ऑब्जेक्टिव में कई आते हैं, कन्वेंशनल में भी आता है। तो अब ये जो क्वेश्चन करते हैं 3 4, ये 2 3 ऑब्जेक्टिव का क्लब क्वेश्चन रहता है हर एक क्वेश्चन, जिससे कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो जो एग्जाम में आएगा उसकी कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ इससे कि हम पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बीम दिया हुआ है एक आपको 2.5 मीटर लेंथ का। तो बीम ऐसे दिया आपको दैट 2.5 मीटर लेंथ का। तो ये बीम दिया है, कह रहा है सेंट्रल लोडेड बीम है और सिर्फ सेंट्रल पे लोड लगा है डब्ल्यू का, और इसका लेंथ जो है दैट इज 2.5 मीटर। तो ये मान लो ये पॉइंट है बी, ये सी। अब बोला है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है दैट बेंडिंग का, टेंसाइल कंप्रेसिव जो है दोनों दिया हुआ है। तो टेंसाइल का परमिसिबल में दिया है 20 मेगापास्कल और कंप्रेशन का दिया है 75 मेगापास्कल, यानी इसके ऊपर आप स्ट्रेस रेज नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि मैक्सिमम लोड ये डब्ल्यू जो है ये कितना लगा सकते हैं, ये कैलकुलेट करो, इसको निकालना है। तो देखो जरा, ये बीम का लेंथ दिया है 2.5 मीटर, एल 2.5 मीटर है। तो इसका अगर आप बीएमडी ड्रॉ करो तो बीएमडी कुछ आप कैसे बनेगा, W/2 सिमेट्रिकल बीम है तो WL/4, L 2.5 और W निकालना है। तो ये इसका बीएमडी। तो बीएमडी पॉजिटिव है, इसका मतलब सैगिंग शेप है। सैगिंग दैट मीन बॉटम पे टेंशन, टॉप कंप्रेशन। तो ये बीम आपका ऐसे बेंड कर रहा है, इस तरह से ऐसे बेंड किया। तो बॉटम पे क्या है, बॉटम टेंशन है, टेंशन फेस है, सो दिस वन दैट इज अ टेंशन फेस। और टॉप पे कंप्रेशन है, सो दिस वन दैट कंप्रेशन फेस। ऐसे इस तरह से है। तो इसका मतलब अगर डायग्राम बना है तो पहले तो ये न्यूट्रल एक्सिस, सब बेंडिंग में सब कैलकुलेशन कहाँ से है, दैट न्यूट्रल एक्सिस से। तो पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करें, वहां से फाइंड आउट करेंगे। सो अब देखो जरा, एक मिनट, न्यूट्रल एक्सिस पहले बनेगा तभी सब कैलकुलेट हो पाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, दैट निकालेंगे। तो मान लो उसके कैलकुलेट करें, तो देखो जरा नीचे की तरफ एरिया ज्यादा है, तो नीचे की तरफ ही रहेगा न्यूट्रल एक्सिस, थोड़ा ये मालूम है, लेकिन निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो बेंडिंग सिग्मा फॉर्मूला क्या होता है, M/I सिग्मा अपॉन वाई E/R। आई चाहिए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तब कैलकुलेट होगा। तो पहले से क्या करें, न्यूट्रल एक्सिस निकाले। तो उसके लिए मान लो ले लिया रेफरेंस एक्सिस। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये है रेफरेंस एक्सिस, दिस वन रेफरेंस एक्सिस। तो ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करें रेफरेंस एक्सिस, पहले सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस निकाल दें इसके अबाउट। तो YC निकालें, YC कैलकुलेट करो। तो ये हमने यूज किया बेंडिंग केस में, वैसे निकाल दे। तो YC का फॉर्मूला क्या, A1Y1 प्लस A2Y2
डिवाइड बाई A1 प्लस A2। A1 क्या हो गया, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा 150, तो 150 इंटू 40, और y1 क्या है, इस A1 एरिया के सेंट्रॉइड का दैट रेफरेंस एक्सिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आपका डिस्टेंस 20, तो ये 20 बना तो A1 y1 इंटू 20 प्लस A2 y2, A2 ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा 50, देखो जरा ये कितना है पूरा 160 है, और ये 40 है तो कितना बचेगा 120, तो 120 इंटू कितना 120 इंटू 50 और इंटू इसका इसका सेंट्रॉइड, तो अभी देखो जरा ये 120 है यहाँ से यहाँ तक, यानी 60 पे आएगा, 60 मतलब यहाँ से कितना हो गया 60 और 40 100 हो गया, सो 160 दैट 150 सॉरी 40 ये है तो 120 120 का मतलब 60 60 और 40 100 100 पे बनेगा इंटू 100 डिवाइड बाई A1 एरिया A1 प्लस A2, तो ये A1 एरिया है ये A2 एरिया है, तो यहाँ पे इसके 50 पे है मतलब कितना यहाँ से होगा 100 होगा डिस्टेंस, तो ये 40 था और ये 60, तो यहाँ पे 100 पे रहा होगा ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 100, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से YC का वैल्यू निकलेगा, तो वीडियो को पॉज करो और YC कैलकुलेट करो, तो ये बोला आपसे पॉज करने का मतलब आपको पॉज करके सॉल्व करना है, आप कैलकुलेट करोगे, ये नहीं खाली बस सुनते जा रहे हो कान में लगा के, तो इसे कैलकुलेट करो कितना है, तो वीडियो पॉज किया कैलकुलेट किया आपने, तो इसका वैल्यू है YC तो ये YC निकल के आ रहा है 60 mm, तो ये जो YC का वैल्यू है दैट इक्वल टू 60 mm, 60 mm बना YC का वैल्यू, तो यहाँ से आप बना दें, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है तो बन गया, यहाँ से दैट रेफरेंस एक्सिस 40 है 60 mm, तो यहाँ कहीं पे आया न्यूट्रल एक्सिस ऐसे, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, इधर एरिया ज्यादा इस तरफ रहेगा नीचे की तरफ, वही वैसे बन रहा है, तो ये 60 पे यानी 40 और ये 60 mm दिस वन YC का वैल्यू, सो ये YC का वैल्यू कितना 60 mm डिस्टेंस पे Y बार दैट 60 mm, तो बन गया न्यूट्रल एक्सिस, अब इसके अबाउट डायग्राम बना सकते हैं, तो अब देखो बेंडिंग सैगिंग था, बॉटम टेंशन टॉप कंप्रेशन, तो अगर हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करें इसका, ये न्यूट्रल एक्सिस बन गया, तो यहाँ अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, सैगिंग है तो मतलब बॉटम क्या हो गया टेंशन, टेंशन वैल्यू, और टॉप क्या हो गया कंप्रेशन, दिस वैल्यू, तो ये 60 है यहाँ से, तो 40 और 20, तो ये कितना बचा आपका दैट ये 60 और 20 है, तो ऊपर कितना था, ऊपर था आपका 40 60 120 था, 100 बचा, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये 100 है, और ये यहाँ 60 है, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये हो गया YT का वैल्यू इक्वल टू YT, और ये हो गया आपका YC का वैल्यू, तो ये 100 पे यहाँ से दैट मीन ये 60, तो यहाँ से 100 वैल्यू, ठीक, ये बन गया, तो ये टेंशन की वैल्यू सिग्मा T और ये सिग्मा कंप्रेशन की, तो आप देखो चेक कर YC बन गया, W न्यूट्रल एक्सिस आ गया, तो अब क्या चाहिए इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया निकालना पड़ेगा, तभी कैलकुलेट होगा। अब ये क्वेश्चन क्या है कि कोई बीच का पार्ट पूछता भी, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई छोटा कैलकुलेशन पूछ दिया, तो ये क्वेश्चन क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कैसे, तो अब यहाँ ये किया भी हमने बेंडिंग स्ट्रेस में क्वेश्चन किए थे, ऐसे मोमेंट इनर्शिया निकाला था, सॉल्व किया था, वही करें, तो मोमेंट इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो देखो जरा ये फर्स्ट मेंबर पहले इसके सेंट्रॉइड पे BD³/12 प्लस AR स्क्वायर से ट्रांसफर, तो ये 20 या 60, तो ये कितना डिस्टेंस बचेगा 40 में, दिस वन दैट इज 40 में, ऐसे ही ये 60 ये 100 है, ये यहाँ से कितना ये 100 है पूरा, और ये कितना वैल्यू ये यहाँ से 60 है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस बचेगा ये 40 में, दिस वन दैट इज 40 में, ये यहाँ से पूरा कितना है 100 है, और ये यहाँ से 60 है 40 में, तो BD³/12 प्लस AR स्क्वायर, तो देखो फर्स्ट लिखे जरा I न्यूट्रल एक्सिस अबाउट मोमेंट इनर्शिया I1 प्लस I2, तो I1 कैलकुलेट कर दो, I1 कितना नीचे से फर्स्ट मेंबर का नीचे वेब वाला पार्ट, ये सॉरी फ्लेंज वाला पार्ट, देखो कितना होगा BD³/12, तो B कितना 150 इंटू 40 का क्यूब/12 प्लस AR स्क्वायर A इंटू 40 का स्क्वायर, वही कर दें, तो BD³/12, तो B कितना है 150, D कितना है 40, BD³/12 और प्लस AR स्क्वायर 150 इंटू 40 इंटू 40 स्क्वायर प्लस I2 देखो ऊपर वाला पार्ट BD³/12 ये कितना है, ये आपका दैट
ये पूरा यहाँ तक कितना है, ये है पूरा कितना 60 120 है, तो बी डी क्यूब बाई 12 50 इंटू 120 क्यूब बाई 12। उसके बाद यहाँ तक कितना, ये 40 डिस्टेंस है, बी डी क्यूब बाई 12 50 इंटू 120 50 इंटू 120 क्यूब बाई 12 और प्लस ए आर स्क्वायर 50 इंटू 120 आर, आर कितना है, आर डिस्टेंस कितना 40 का स्क्वायर। तो ये निकालेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आई न्यूट्रल एक्सिस आएगा। तो वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। तो ये वैल्यू जो आ रही है उसको कैलकुलेट करो, आई न्यूट्रल एक्सिस। पॉज करो, प्ले उसको कैलकुलेट करो। टू 272 10 पावर 5 तो आपने प्ले किया होगा। तो ये जितना ऐसा कह रहे हो वैसे करना है, कैलकुलेट जिसको कैलकुलेशन जरूरी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, गेट का ऑब्जेक्ट, गेट का एक एग्जाम सब जरूरी कैलकुलेशन, खाली कॉन्सेप्ट ही मालूम होना चाहिए। 272 10 पावर 5 दिस वन दैट mm4 दिस वैल्यू। तो आपने कैलकुलेट किया होगा तो ये वैल्यू आया होगा 272 इन 10 पावर 5 mm4, ठीक है। तो वैल्यू बन गया। अब देखो जरा कैलकुलेट करें। अब देखो जरा यहाँ पे फॉर्मूला में मालूम है क्या होता है, m अपॉन आई न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर। तो यहाँ से हम क्या लिख, सिग्मा वन अपॉन वाई वन इक्वल टू सिग्मा टू बाई वाई टू, ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर, ई कांस्टेंट आर कांस्टेंट। देखो जरा लिखे, मतलब आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन वाई वन। अब पहले तो हम चेक करें परमिसिबल वैल्यू कितनी है। देखो जरा, ये सिग्मा टी का परमिसिबल दिया आपको 20 और उसका दिया सिग्मा सी दिया 75। तो अगर मान लो उसको सिग्मा 75 लेके रख के देखें तो 75 बाई 100, 75 बाई 100 मान लो ले लिया ऐसे लेट, तो लेट सिग्मा सी कितना 75, भाई उसने दिया परमिसिबल वैल्यू, ऐसे रख के चेक करके देख रहे हैं। तो आपने सिग्मा सी मान लो ले लिया कि इसमें बीम में 75 मेगापास्कल मैक्सिमम जितनी है उतनी रख सकते हैं, चेक कर रहे हैं। तो 75 बाई कितना 100 इक्वल टू सिग्मा सी डैश डिवाइड बाई कितना, दैट ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से इसका 60 दिस वैल्यू, तो सिग्मा सी डैश। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 75 इंटू 60 बाई 100, तो ये 420 दैट, ये क्लियर दिख रहा है वैल्यू दैट दिस वैल्यू दैट इज मोर देन 25। ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू क्लियर दिख रहा है, सिग्मा सी कितना दिया 20 मेगापास्कल ज्यादा वैल्यू। अगर आपने इसको 75 रख दिया तो ये वैल्यू से 20 को क्रॉस कर जा रहा है, तो ये 20 को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब आपने अगर 75 सिग्मा सी रखा तो ये सिग्मा सी जो सिग्मा टी है 20 क्रॉस कर जाएगा, तो यानी इस पे फेल कर जाएगा, तो ये फेल कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, तो यानी ये तो गलत हो गया इतना पार्ट। मतलब क्या दूसरा चेक करें, इसलिए दूसरा सही होगा, दैट मीन लेट सिग्मा टी कितना लिया आपने 20 मेगापास्कल, 20 रखें, so 20 by 60 that equal to sigma c dash divide by 100, तो sigma c dash that 20 into 100 by 60। तो ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट 20 100 by 60 कैलकुलेट करो कितना एग्जैक्ट 60। तो ये अराउंड 33.33 वैल्यू आ रहा है, तो ये 75 से बहुत कम है, तो यानी ये सेफ है। तो यानी ये वैल्यू जो बना दैट लेस देन 75, यानी ये वाला वैल्यू सेफ है, वहां फेल कर रहा था, इसमें फेल कर रहा था, तो ये सेफ हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू रखें, तो दैट मीन जिससे वैल्यू इसको चाहे सिग्मा सी डैश ले लो और चाहे आप 20 सॉल्व कर दो। तो अब देखो जरा मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालना था, डब्ल्यू एल बाई 4 है, यहाँ देखना ये कितना है, डब्ल्यू एल बाई 4 मैक्सिमम मूवमेंट है, और डब्ल्यू ये इसी कैलकुलेट कर दें तो यहाँ से वैल्यू आ जाए, हमें डब्ल्यू ही चाहिए। तो मूवमेंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। तो ये कितना हो गया 20 डब्ल्यू एल बाई 4 एल बाई 4 दिस वैल्यू, तो रख दो वैल्यू, डब्ल्यू तो किलो न्यूटन में, डब्ल्यू का वैल्यू डब्ल्यू, एल कितना है, एल है 2.5 मीटर, 2.5 10 टू पावर 3 बाई 4। सिग्मा मैक्स कितना, चाहे सिग्मा सी ले लो, सिग्मा क्योंकि सिग्मा 1 अपॉन वाई 1 सिग्मा 2 वाई 2 है, तो चाहे सिग्मा टी रख दो चाहे सिग्मा सी रख दो, तो चाहे सिग्मा सी डैश पुट कर दो या सिग्मा टी, एक ही बात है, कोई भी ले लो। तो सिग्मा टी कितना 20, सिग्मा जेड क्या आई अपॉन वाई मैक्स, आई न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट हो गया, आई कितना है 227 272 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइड बाई वाई मैक्स, वाई टी कितना है 60, तो चाहे सिग्मा टी बाई वाई टी रख दो या सिग्मा सी डैश बाई वाई सी रख दो, एक ही बात है।
तो इस 20 के रिस्पेक्ट जितना आया तो उसको पुट कर दिए, तो यहाँ से W एक अननोन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया होगा आपने, तो इसको सॉरी दैट वीडियो पॉज करो और ये W कैलकुलेट करो, तो साथ साथ कर रहे हो आप। तो वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है W। तो ये निकालोगे तो 14.5 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है लास्ट में W दैट 14.5 किलो न्यूटन। तो इतना लोड तक आपका सेफ है, इसके ऊपर आपका फेल करेगा। अब इतना ज्यादा कैलकुलेशन आपका गेट के एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसके ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्या है कि इससे 3-4 क्वेश्चन क्लब ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व होते हैं। कल को न्यूट्रलाइसिस पूछ दे, निकालने को पूछता है, ये कल को कितना लोड होगा, ये स्ट्रेस का रेशियो कुछ भी, तो 3-4 क्वेश्चन क्लब है। तो ये कैट एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लब करके बोलते यूज करते हैं। अब जैसे क्लासेस हैं, क्लासेस में दैट हमको दैट दोनों चाहिए कि हमको दैट ऑब्जेक्टिव भी करने, कन्वेंशनल भी करना है। तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले कन्वेंशनल टाइप किया, इसमें किया 3-4 ऑब्जेक्टिव मिक्स है, बाकी बुकलेट अटेम्प्ट किया, बाकी और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बाद बीच में लेंगे, लेकिन हमें पूरा सब्जेक्ट सीखना है, बस मेहनत करना है। तो जब आपको ये दिया क्वेश्चन करने को, तो जैसे हमने बोला था शुरुआत में क्वेश्चन, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना है खुद से। अब जैसे ये नहीं कि मैंने बोला नहीं तो आपने भी सुनने लग गए, आपको वीडियो पॉज कर दो और कर नोट कर, ये पहले अपने आप से सॉल्व किया, अटेम्प्ट किया, गलत हो सही कोई बात नहीं, उसके बाद पूरा चेक किया आपका मिस्टेक क्या है, कैसे सही किया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था बेंडिंग में, ऐसे ही मोमेंट रेशियो निकाला था, उसके सॉल्व किया था सेम वैल्यू, वहां तो और बड़ा क्वेश्चन था, ये तो तब भी थोड़ा छोटा ही उसकी। देख लो फिर से क्या कह रहा है कि बीम दिया हुआ है आपको 2.5 मीटर लेंथ का, ऐसे इस पर सेंट्रल पे लोड लग रहा है W। कह रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया हुआ है, टी सेक्शन है ऐसे इन्वर्टेड, डायमेंशन उसका दिया हुआ, डेप्थ दिया 160, इसका वेट 150, ये थिकनेस 40, इस तरह से 50 उसका। तो ये फ्लेंज का थिकनेस 40 दिया है, वेब का थिकनेस 50 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कितना मैक्सिमम लोड लगेगा W बताओ, पर परमिसिबल स्ट्रेस दिया है सिग्मा टू सिग्मा सी, इसके ऊपर नहीं जा सकता मतलब। तो अब देखो जरा बीम का, इस बीम आपको दिया है, ऐसे बीम का BMD ड्रॉ करो, ऐसे बनेगा। बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन, सैगिंग शेप है, तो बॉटम पे टेंशन, टॉप कंप्रेशन, तो न्यूट्रल एक्सिस निकल जाए एक बार, तो कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूट्रल कैसे निकालेंगे, YC A1 Y1 प्लस A2 Y2 से। A1 क्या हो गया, ये एरिया, Y1 क्या है, इस A1 एरिया के सेंट्रोइड का रेफरेंस एक्सिस डिस्टेंस, तो ये 40 है, तो ये 20 हो गया। A2 Y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, तो YC आ गया 60, तो ये 60 पे आ गया YC, तो दैट मीन YC न्यूट्रल एक्सिस आपका ये बना 60 पे, ये डिस्टेंस है पूरा 60, तो ये 20 था तो 40 हो गया, ऐसे यहाँ 40 हो गया। अब इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, BD³/12 प्लस AR स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ट्रांसफर कर दिया, BD³/12 प्लस AR स्क्वायर ट्रांसफर कर दिया। तो कैलकुलेट किया मोमेंट इनर्शिया, तो आई न्यूट्रल एक्सिस आपका इतना आ गया कैलकुलेशन पे, दिस वैल्यू। अब सिग्मा अपॉन वाई E बाई आर, E कांस्टेंट R कांस्टेंट, एक ही मटेरियल है, तो सिग्मा 1 अपॉन Y1 इक्वल सिग्मा 2 बाई Y2। तो अब चेक किया आपने, अब परमिसिबल दिया है कंप्रेशन टेंशन का, तो कंप्रेशन का मान लो आपने ले लिया कि इस क्वेश्चन कंप्रेसिबल की मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी, तो आज कितना दिया 75, तो 75 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू सिग्मा T डिवाइड बाई 60, ऐसे लोगे आप। तो ये जो सिग्मा T निकाल रहे हो आप, दिस वैल्यू सिग्मा दैट सॉरी सिग्मा T डैश, तो ये जो सिग्मा T डैश निकलेगा आपका ये, तो ये 75 दैट 20 को क्रॉस कर जा रहा है, क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब ये तो फेल, अगर आपने 75 ले लिया बेंडिंग का कंप्रेशन वाला मैक्सिमम, तो टेंशन वाला 20 क्रॉस कर जाएगा, तो फेल कर जाएगा, तो फेल थोड़ी कराना बीम, सेफ रखना, ये तो गलत है, यानी इसको ऐसे रखो। तो सिग्मा T 20 रख के देखा, तो सिग्मा C डैश आपका ये 75 से कम आ रहा है, तो ये सेफ है। इसका मतलब 20 ये आप दैट सिग्मा T 20 रखो, सिग्मा C डैश जो यहाँ से निकलेगा वो पुट करो। तो मोमेंट ऑपरेशन क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड, मोमेंट ऑपरेशन कितना हो जाएगा WL/4, देन सिग्मा मैक्स कितना हो गया 20 ले लो, क्या है 20/60 लिख दो, या सिग्मा C डैश डिवाइड बाई 100 लिख दो, एक ही बात है, इनटू आई न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से W कैलकुलेट कर दिया ऐसे आज। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो बेंडिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरह से वैल्यू आ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, कहीं डाउट होगा तो आप पूछोगे ही, फोन नंबर भी दिया हुआ है आपको, दैट वहाँ जो आपका जहाँ वीडियो देखते हो वहाँ पे भी आप दोनों तरफ पूछ सकते हो, तो कहीं भी कोई डाउट हुआ तो पूछ लिया। कई स्टूडेंट पूछते हैं, कई स्टूडेंट नहीं पूछते, तो नहीं पूछते उनको आगे समझ में आ जाता है, कोई जैसे भी बस समझ में आना चाहिए। कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लिया, कई दिन डाउट लेट हो सकता है ये मानते हैं, बिकॉज कई बहुत ज़्यादा डाउट आ जाते हैं, कई बार तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ है कि जैसे भी आपका नहीं होता फिर से आप एक बार भेज दो तो वो आगे आ जाएगा, तो हम चेक कर लें, लेकिन तब भी ट्राई करते हैं सबके डाउट का रिप्लाई कर दें। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको।
रफ कर दे रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जरा, अ बीम ए बी is hinged at A. Beam AB is hinged at A. And is loaded at B as shown. Loaded at B as shown. It is supported from roof It is supported from roof by a 2.4 meter long vertical steel bar. 2.4 meter long vertical steel bar. Before the load is applied, the beam AB hangs horizontally. The beam AB hangs horizontally. Determine the maximum stress in steel bar CD. Determine maximum stress in steel bar CD. And total elongation of the bar CD. And total elongation of the bar CD. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा कैसे दिया है, एक बीम दिया हुआ है ABC हॉरिजॉन्टल है, तो इससे अटैच है ये आपका CD रॉड। दैट मींस CD रॉड दो पार्ट में डिवाइड है, C और ED। इसका डायमीटर 30 mm, इसका 40, दोनों स्टील का है। यंग्स मॉडल्स दिया है। तो ये रूफ से अटैच है बीम इस तरह से। अब बोल रहा है कि लोड यहाँ बी पे 100 लगाया है, यहाँ पे आपका हिंज है ए पे, ये डायमेंशन दिया हुआ है। तो बोल रहा है कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा इससे, जब इक्विलिब्रियम बनेगा, जब भी आएगा तो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा आपका ये सीडी रॉड में, वो निकालना है। और दूसरा आपका दैट कितना एलोंगेशन है सीडी रॉड का, वो कैलकुलेट करना है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो हर बार नया रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि हमने जो पढ़ा है बिल्कुल वही पूछ ले। कई बार 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, लेकिन 3-4-5 रिपीट होंगे, बाकी सब नए रहेंगे। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है नया, तो कैसे करते हैं हम उसको, अपने सोचते हैं ध्यान से, पुराने कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं और उसके बाद करना चालू करते हैं। तो वहां पहली बार सोचना पड़ता है ना एग्जाम में। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जो आपकी प्ले पॉज से प्ले के बीच का टाइम है, जो थिंकिंग है, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी क्या, अभी हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तो ये कोई नहीं कह रहा आपसे, मैं नहीं कह रहा कभी आपसे कि आप बिल्कुल सब कुछ सही करके दिखा दो। बस ये कह रहे हैं कि पॉज से प्ले के बीच में आपका दैट जो टाइम है, उसमें आप अच्छे से सोचो। खाली वीडियो रिकॉर्डिंग सुनते मत रहो, सोचो, सही सोचो, गलत सोचो, कुछ भी लिखो, कॉपी पे करके देखो। और जब जितना आपका अटेम्प्ट हो जाए पूरा, उसके बाद आप अपना वीडियो प्ले करो और देखो। तो उसके बाद हम अब मेहनत करने के बाद देखते हैं ना, तो हम लगता अच्छा ये मिस्टेक था, ये हमारी थिंकिंग क्यों नहीं, ऐसे ही सीखते हैं, सब ऐसे ही सीखे हैं।
चाहे वो कोई भी है दुनिया में, सब ऐसे ही सीखें, धीरे धीरे टाइम दे के, स्टेप टू स्टेप। बस ये क्या, वो ईमानदारी से सोचना है। बस ये नहीं कैसे ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आप बैठ गए, फिर जब मैंने बताने लगे तो आपने सुन लिया, अच्छा अच्छा ये हाँ ये, ऐसे नहीं। वो आपकी थिंकिंग बहुत जरूरी है। ये मैं हर पहली क्लास से आपको बोलता हूँ कि आपका रफ कॉपी पेन चलाना, आपकी थिंकिंग, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब क्लासेस, क्वेश्चन, ये सब तो चलते रहेंगे ऐसे, जैसा कहते हैं वैसे फॉलो करना। तो दो वीडियो को अपना पॉज कर दो और इसको 2 मिनट टाइम दो और इसको सोचो ध्यान से कैसे होगा, और फिर आप पेन वेन चलाओ रफ कॉपी पे, अटेम्प्ट करो। ये नहीं कह रहे आप गलत करो सही करो, जो मर्जी करो सब ठीक है। ये कभी नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल सही कर दो। आप सोचो, अटेम्प्ट करो, आंसर निकालो कुछ, उसके बाद जितना आपके बेस्ट एफर्ट हो जाए उसके बाद फिर आप प्ले करना। तो पॉज कर दो, उसके बाद प्ले, उसके बाद करना, जब करने के बाद प्ले करना। तो आपने पॉज किया था, अब वीडियो प्ले किया, इसका मतलब आपने दैट आप पूरा क्वेश्चन कर लिया होगा अटेम्प्ट, ये मान रहे हैं। तो ये ईमानदारी से मान रहे हैं कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, गलत गलत सही कुछ भी हो। तो आप इसको देख रहे हैं, सब देखो, जरा देखो, सोचो ध्यान से, कौन सा लोड है? लोड तो बस खाली यही 100 लग रहा है। इससे क्या होगा, ये आपका बीम ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। देखो जरा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, दैट इज सी पॉइंट भी नीचे, बी नीचे जा रहा था, सी भी नीचे जाएगा ऐसे। तो क्या होगा, ये सी डी रॉड है, ये इस एलोंगेट होगा, मेंबर एलोंगेट होगा। तो यानी क्या, इस सी डी रॉड में क्या टेंशन आएगा, बिकॉज एलोंगेट हो रहा है, तो टेंसाइल फोर्स आएगा। तो देखो जरा, जब इक्विलिब्रियम धीरे धीरे जाएगा, जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब दैट पूरा एलोंगेट हो गया, ये बी पॉइंट नीचे चला गया, सी भी नीचे चला गया, और एक अबाउट ऐसे रोटेट कर गया। तो अब एलोंगेट हो रहा है, इसका मतलब देखो सी वाला पार्ट जो है ये ई पॉइंट है, ये सी है। तो ये क्या एलोंगेट हुआ, इसका मतलब यहाँ टेंसाइल फोर्स इंड्यूस्ड हुआ होगा ऐसे। अब जब इस पे नीचे की तरफ फोर्स है तो यहाँ से अलग करोगे तो बीम पे ऊपर की तरफ आ जाएगा फोर्स। क्यों? इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। भाई एक यहाँ इस पे, इसको अलग किया आपने सीडी रॉड को, और ये डी से लेके सी तक जो रॉड है एलोंगेट हुआ, इसका टेंसाइल फोर्स आया होगा इसमें कुछ कुछ मान लो ऐसे बना होगा, P1 या P ले लेते हैं, ये 100 है तो ये मान लो P ले लेते हैं, तो इसलिए ऊपर तो यहाँ पे वही P मिल जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो वही बैलेंस कर दें, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम। तो मोशन विजुअलाइज करो, ये सब कैलकुलेट करते रहेंगे, नीचे जाएगा, ये एलोंगेट करेगा, इसमें फोर्स टेंशन नीचे टेंसाइल फोर्स आएगा रॉड पे, तो इस पे ऊपर नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो वही बना है, तो ये कंडीशन बना है। तो ये यहाँ पे लोड लग रहा है 100 का बी पे, तो यहाँ पे पी ऊपर की तरफ हो गया ऐसे, यहाँ पे हिंज है ही ए पे, तो ये 0.3 मीटर, ये 0.6 मीटर। तो ये कर दो दैट समेशन एम ए 0। तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, कितना P इंटू दैट 0.6 इक्वल टू कितना 100 इंटू 0.3, सॉरी 9। तो 100 इंटू दैट, यहाँ पेन रखो, यहाँ हिंज था, ये कितना P इंटू दैट, P इंटू 0.6 इक्वल टू 100 इंटू दैट 0.9। यहाँ से P का वैल्यू आ गया 100, 0.9, 0.6, सो 2, 3, 150, दिस वन दैट इक्वल टू 150 किलोन्यूटन। वो 100 किलोन्यूटन था, ये 150। तो ये मिला, फोर्स मिल गया P 150 वैल्यू। तो अब देखो जरा, क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा कैलकुलेशन का सब सही रखना, और दैट कैलकुलेशन और बाकी सब कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कैसे। तो इसका मतलब देखो यहाँ कितना फोर्स आ गया 150, तो इसको अलग कर दो। तो ये डी और सी मेंबर है, देखो जरा इसको अलग कर दे रहे हैं ऐसे। तो ये डी पार्ट है और ये यहाँ पर सी पार्ट, तो ये डी है, ये ई और ये सी। यहाँ कितना फोर्स आ गया 150 किलोमीटर, यहाँ रूप से ऐसे था। तो ये मान लो फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, तो अलग अलग करोगे तो 150 फोर्स यही मिलेगा, सेम अलग अलग कर दो, चाहे अलग कर देख लो। ये फर्स्ट पे, यहाँ ऊपर की तरफ 150 150, और ये दूसरा पोर्शन दैट सेकंड पार्ट, तो 150, तो यहाँ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 150 150, एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो ये डी, ये ई, ये सी ऐसे है ना। देखो कैलकुलेट करें, डेल्टा स्ट्रेस निकालें, सिग्मा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है, फोर्स तो सेम है, जहां पे क्या होगा, जहां पे मिनिमम एरिया होगा वहां मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो सिग्मा मैक्स निकाल दें इसमें। सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा, जहां मिनिमम एरिया है, एरिया दिया 150 का फोर्स 10⁻³ एरिया। एरिया देखो कितना है, एरिया यहाँ से दैट मिनिमम एरिया कितना 30 से मिनिमम बनेगा π/4 d स्क्वायर। तो 30 नीचे, ऊपर कितना 40 है, तो π/30, तो π/4 30 स्क्वायर दिस वन। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, ये कैलकुलेट कर लो। यही मान लो मिनिमम स्ट्रेस पूछता तो क्या 154 तो सेम है 10⁻3, एरिया कितना π/4 कितना 40 स्क्वायर दिस वाला।
स्ट्रेस निकाल दिया। फिर देखो क्या पूछा, टोटल इलॉन्गेशन बताओ। इलॉन्गेशन क्या, पीएल अपॉन ए। तो इसका फर्स्ट का सेकंड का कैलकुलेट कर दो, डेल्टा टोटल पीएल अपॉन ए। पी एन पी फर्स्ट का 150 किलोमीटर फोर्स 10 टू पावर 3। लेंथ, लेंथ दिया हुआ देखो जरा, ये 1 कितना है 1.8 मीटर, ये 0.6, ई दिया हुआ 2.1 10 टू पावर 5, तो 1 पी एल। पी फोर्स हो गया, लेंथ, लेंथ कितना है फर्स्ट वाले का, लेंथ है 1.8 मीटर 10 टू पावर 3। एरिया पाई बाई 4, ऊपर कितना है 40 का स्क्वायर, एरिया यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, प्लस सेकंड वाले का, सेकंड वाले का फोर्स यही 150, 150 10 टू पावर 3। लेंथ कितना है इसका, लेंथ उसका 0.6 मीटर 10 टू पावर 3। एरिया, एरिया पाई बाई 4 कितना है वन एरिया, दैट 30 का स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस दिया है, तो ये डेल्टा टोटल। तो ये कैलकुलेट किया होगा, तो इसका आंसर बता दें। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस आया है दैट 166.67, 1.3 mm। तो 166 पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 166.67 मेगापास्कल, दिस वैल्यू। और डेल्टा टोटल ये निकला आपका दैट 1.3 mm, 1.2897 समथिंग कुछ आया था, तो अप्रॉक्स 1.3 mm दिस वैल्यू। तो ऐसे कैलकुलेट कर दी। तो देख लो फिर से, तो यहाँ पे क्या, ये बीम दिया हुआ है एबीसी, ये यहाँ पे हिंज है, ये फोर्स लग रहा है, बोल रहा है कि इसकी वजह से कितना इस पे स्ट्रेस आएगा निकालो मैक्सिमम, या कोई मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी पूछ सकता है, और कितना इसका एक्सियल डिफॉर्मेशन होता हो। तो देखो जरा होगा क्या, इस फोर्स से क्या नीचे की तरफ जाएगा, तो बी पॉइंट नीचे जाएगा, तो सी भी नीचे जाएगा। सी जब नीचे जाएगा तो इसमें क्या एलोंगेशन आएगा, तो ये जो सी डी मेंबर इसमें एलोंगेशन आ रहा है, एक्सपेंशन है, टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेंसाइल फोर्स ऐसे आ गया, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, तो पी फोर्स मिला। तो जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, अब देखो जरा इसमें पी सी पे, पी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये मेंबर पे यहाँ पे सी पे क्या, पी ऊपर की तरफ, एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन। तो ये रॉड पे सी पे पी नीचे की तरफ है माइनस वाई में, तो यहाँ प्लस वाई में, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन। तो यहाँ हिंज है, तो यहाँ पे कैसे पेन रखो, ये कैसा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पी इंटू 0.6 इक्वल टू 100 इंटू 0.9। तो यहाँ से पी आ गया, पी मिल गया फोर्स 150 का, तो अलग अलग कर दिया, तो मैक्सिमम एरिया पे मिनिमम स्ट्रेस और मिनिमम एरिया पे मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो कैसे है, यहाँ एरिया यहाँ 30 का है, डायमीटर यहाँ 40 का, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी सी से ई में। तो फोर्स तो सेम है, एरिया पाई बाई 4 30 स्क्वायर, और मैक्स मिनिमम मिनिमम स्ट्रेस पूछता तो 5 बाई 4 40 स्क्वायर। नॉट डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो डिफ्लेक्शन के लिए पीएल, पी फोर्स सेम है, पीएल और लेंथ इसकी अलग, एरिया अलग, पीएल अपॉन ए, ई का वैल्यू सेम है, तो निकाल दिया पीएल अपॉन ए। So P force length area Young's modulus into E, PL upon A, this one delta total, इसे कैलकुलेट कर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करता है चैप्टर 2 का, तो ऐसे कैलकुलेट कर दिया, नोट कर लो इसको। रफ कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखो जरा, a stress element as shown determine factor of safety determine factor of safety by different theories. So theory of failure का क्वेश्चन है. डायग्राम बना लो. तो ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया है, आपसे बोला है कि जितनी थ्योरीज है, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सेकंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, देन थर्ड वन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, चौथा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और फिफ्थ आपका डिस्टॉर्शन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. पांचों थ्योरी से आपको फैक्टर सेफ्टी निकालना. तो अब ये है कि अब ये क्या दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लब कर दिया, तो कल को किसी एक थ्योरी से आपका गेट के एग्जाम पूछ लेगा, तो इसलिए सही क्वेश्चन पूरा कई 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता है. तो इस बार देखो जरा, कोई शेयर तो लग नहीं रहा इसमें. जो हमने इससे पहले थ्योरी फिल्म क्वेश्चन किया था, वहां पे बाइक से लोडिंग था, वहां फॉर्मूले से निकाला था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिया था, तो सिग्मा पी वन पी टू पहले कैलकुलेट किया था आपने, क्योंकि थ्योरी ऑफ फेलियर में जितने फॉर्मूले सब प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए हैं. इसने इस बार डायरेक्ट दे दिया प्रिंसिपल स्ट्रेस तीनों. तो सिग्मा पी वन पी टू पी थ्री तीनों दे दिया उसने. तो सिग्मा पी वन दे दिया, पी टू दे दिया, पी थ्री दे दिया. अब बोल रहा है पॉइजन रेशियो दिया, यंग्स मॉडुलस दिया और यील्ड स्ट्रेस दिया. 250 दिया, 210 दिया, मतलब स्टील है. तो बोल रहा है कि डिफरेंट थ्योरी, मतलब सारी थ्योरी से आपको फैक्टर सेफ्टी निकालना है. तो पांचों थ्योरी से आपको एफएस निकालना है. तो एक क्वेश्चन में किया था वहां थ्योरी फेलियर में, वैसे ही सेम है. अब इस बार तीनों स्ट्रेस दे दिया, तो वहां से कैलकुलेट करना. तो भूल लेते हो फॉर्मूले तो वहां देख लिए, कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए आपके पास. तो शॉर्ट नोट्स होते तो आपके पास वहां तुरंत देख ली, चेक कर ली. ऐसे ही करते हैं. शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है. कई स्टूडेंट डेली मुझे शॉर्ट नोट्स भेजते हैं, 5-10 स्टूडेंट डेली मुझे शॉर्ट नोट्स भेजते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो स्टूडेंट आप शॉर्ट नोट बनाता है. कई मुझे ऐसे बोला कि सर हमने पहले बनाए थे कॉलेज टाइम पे, देख लीजिए, तो उसमें थोड़ा सही करना कर दिया, नहीं अच्छे हैं तो मैंने ऐसे लिख दिया कि हाँ ठीक है. तो ये अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बिल्कुल. ये मतलब ये आपकी चॉइस वाइज नहीं है, ये मैंडेटरी पार्ट है आपका. नहीं तो दूसरा स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएगा, फिर आप रोते रहना. तो इसलिए बिल्कुल सच है ये, आपको मेहनत करनी है. और एक बार मेहनत करनी पड़ती है शॉर्ट नोट्स में, लेकिन वो बहुत बहुत मेहनत, बहुत आपको हेल्प करेंगे आगे जाके. बिल्कुल मैंडेटरी है बनाने. तो जैसे ही बनाओ आप मुझे व्हाट्सएप करो. डेली मुझे 10 से 12 स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स भेजते हैं, सर मैंने ऐसे बनाया देख लीजिए. अच्छा लगता है. क्यों? इसे लगता है कि वो मेहनत करते हैं. तो ये सिग्मा P1 P2 P3 आपको दिया हुआ, और ये वैल्यूज दिए हैं आपको, सब थ्योरी से एफओएस निकालना है. तो वीडियो को पॉज करो और पूरा सॉल्व करो. पूरा सॉल्व करो. शॉर्ट नोट फॉर्मूले बोलते हो, शॉर्ट नोट्स देखो, कोई बात नहीं, करो, अभी सीख रहे हैं, लेकिन अगली बार ध्यान रहने चाहिए. और याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इधर P3 भी आ गया. P3 जीरो नहीं है. छोटा वाला फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, बड़े वाले फॉर्मूले से काम चलेगा, उससे निकालना पड़ेगा. तो वीडियो पॉज कर दिया आपने, उसका अपना सॉल्व करो, पूरा निकालो, उसके बाद फिर प्ले करना. तो अब आपने प्ले किया वीडियो, इसका मतलब आपने कर लिया होगा पूरा. तो कर लिया तो हम चेक कर रहे हैं. सो अब देखो जरा, सिग्मा P1 यहाँ पे दिया 100 मेगा पास्कल. सिग्मा P2, सो P2 दिया है 60 और P3 दैट -40. कंप्रेसिव है तो -40 ऐसे. तो सिग्मा यील्ड स्ट्रेस का सब दिया हुआ, सब थ्योरी से हमको फैक्टर सेफ्टी निकालना है. तो पहला थ्योरी कौन सा है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. साइंटिस्ट नाम सबके ध्यान रखने ऑब्जेक्टिव के लिए. कौन सा थ्योरी है ये? रैंकाइंस थ्योरी. तो लगा दो. सिग्मा क्या होता है? सिग्मा पी मैक्स, सिग्मा P1 मतलब नहीं, आप इन तीनों में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी, सबसे मैक्सिमम कौन सा? 100 है इन तीनों में. कल को ये -40 होता तो -140 लेते. जो भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस थ्योरी नहीं है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है. 160 -40 है तो 100 ले लिया. 160 -140 होता तो 140 ले लेते, उसको सिग्मा YC/FS के बराबर कर देते. तो ये सिग्मा P1 इक्वल टू सिग्मा Y/FS. सिग्मा P1 कितना है? 100. सिग्मा Y कितना दिया? 250/FS. तो यहाँ से फैक्टर सेफ्टी कैलकुलेट कर दिया. तो इस वन दैट 2.5. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ऐसे आ गया. नेक्स्ट वन कौन सा? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी.
ये कौन सा थ्योरी था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, बोलो, याद होना चाहिए, सेंट वेलेंस थ्योरी। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा P1 माइनस न्यू सिग्मा P2 माइनस न्यू सिग्मा P3 दैट इक्वल टू सिग्मा y अपॉन एफएस। अब सिग्मा P3 आ रहा है हर बार, छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। और देख लो, अभी ध्यान रख लो, आज तक गेट एग्जाम में सिग्मा P3 का यूज नहीं किया है, लेकिन आप मुझसे लिखवा लो स्टैम्प पेपर में, इस साल नहीं तो अगले साल 2-3 साल के अंदर सिग्मा P3 का यूज हो जाएगा 100%। क्यों? बिकॉज एग्जामिनर हमेशा यही चाहता है कुछ नई चीज लेके आए। एएस के एग्जाम आईएएस में यूज कर दिया उसने, इसलिए कभी ना कभी यहाँ पूछ देगा। इसलिए सब हमको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, वो जो पूछता रहे उसकी मर्जी। हमारे पास ऐसा नहीं कि हमने बस लास्ट ईयर के पेपर ही लगाए, बस उसी कर दिया, हमें सब कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कैसे। तो रख दो यहाँ पे कितना, 100 माइनस न्यू, न्यू कितना है 0.3 दिया है, 60 माइनस न्यू 0.3, ये कितना दिया है -40, सिग्मा y 250 अपॉन एफ एस दिस वैल्यू। तो यहाँ से फैक्टर सेफ्टी तो कैलकुलेट होगा, तभी आंसर दे देंगे आपको, सब आपने सॉल्व किए ही होंगे, अभी देख दें एक साथ। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। नेक्स्ट वन क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इसमें क्या था, जब कंपाउंड कब फिल करता है, जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रीच द टाउ वाई। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स जब रीच करता है टाउ वाई पे, तो रख दो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा, देखो जरा टाउ मैक्स क्या, पी मैक्स क्या 100, मीन क्या है -40, 60 के बीच में लाइन में रख के देख लो, -41 नहीं हो सकता, 101 नहीं हो सकता। तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, हमेशा एब्सोल्यूट निकालते हैं, तो टाउ मैक्स 100 क्या, 100 माइनस 40 बाई 2, टाउ वाई क्या, सिग्मा वाई कितना दिया 250 बाई 2, ये हो गया टाउ वाई डिवाइड बाई एफ ओ एस, यहाँ से एफ ओ एस फैक्टर सेफ्टी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऐसे आ गया। नेक्स्ट वन क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, साइंटिस्ट नाम क्या था इसमें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का साइंटिस्ट क्या था, ट्रिस्कास थ्योरी। ऐसे सेम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसका साइंटिस्ट का नाम क्या है, सेंट वेलेंस थ्योरी। सो पूरा ना, सॉरी दैट हीग्स थ्योरी, एक्चुअली पूरा नाम है बेल्ट रीमी हीग्स थ्योरी। वो बेल्ट रीमी छोड़ो, बस हीग्स, दैट सब हीग्स ध्यान रखना सफिशिएंट। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी के बराबर करें, तो स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना था, फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो गया, उस साल क्वेश्चन गलत हो गया, बाद में आपको क्या आता क्या नहीं आता सब बात की बातें। उस दिन एग्जाम के टाइम पे फॉर्मूला भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ये है जिस्ट। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी, मैंडेटरी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना था, सिग्मा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर माइनस 2 न्यू सिग्मा P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P1 दिस वैल्यू। तो ये तो है टोटल। अब देखो जरा, ये है जब सिग्मा P1 10 था, P2 6 था, C3 -4 था उसके लिए। अब इसी में आप P2 P3 को 0 रख दो और सिग्मा P1 सिग्मा Y रख दो। हम करते क्या, बाई एक्सल ट्राई एक्सल लोडिंग के फेल्योर को यूनी एक्सल लोडिंग के फेल्योर के बराबर करते हैं, ये तो करते हैं और क्या करते हैं। तो यहाँ क्या करो, P2 P3 0 कर दो और सिग्मा P1 को सिग्मा Y रख दो, इसकी वैल्यू बराबर कर देंगे वहां से 1/2E। सिग्मा P3 कितना दिया, -40 इसका स्क्वायर -2 न्यू कितना है 0.3, सिग्मा P1 कितना 100 इंटू 60 प्लस 60 इंटू -40 प्लस -40 इंटू 100 दिस वैल्यू। तो ये पुट किया इक्वल टू सिग्मा वाई कितना दिया 250 डिवाइड बाई एफ ओ एस का स्क्वायर। तो ये रख दिया सिग्मा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी -2 न्यू दिस वन टोटल। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एफ एस फैक्टर सेफ्टी का वैल्यू, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। नेक्स्ट वन क्या, लास्ट वन क्या था, डिस्टॉर्शन थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, तो यहाँ पे निकाला था क्या था फॉर्मूला, 1 मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी टोटल जो आया था, ये फॉर्मूला जो है इसमें से क्या किया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी को माइनस किया था, वहां से फॉर्मूला आया था। तो 1 प्लस न्यू अपॉन 6C, क्या फॉर्मूला, P1 माइनस P2 का स्क्वायर प्लस P2 माइनस P3 का स्क्वायर प्लस P3 माइनस P1 का स्क्वायर, ये है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी। अब यहाँ क्या करो, P2 P3 को 0 कर दो, सिग्मा P1 को सिग्मा Y रख दो। तो यही तो करते हैं, बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल लोडिंग के फेलियर को यूनी एक्सियल लोडिंग के फेलियर के बराबर करते हैं, तो वही कर दे रहे 1 प्लस न्यू अपॉन 6C। देखो जरा P2 0 हुआ, यहाँ P2 0, यहाँ P1 आया,
तो सिग्मा वाई स्क्वायर यहाँ से, सिग्मा वाई स्क्वायर यहाँ से, 2 टाइम आ गया, तो 2 टाइम सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई अपॉन एफ ओ एस का स्क्वायर, दिस वैल्यू। तो पुट कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, सिग्मा पी वन कितना है 100, 100 माइनस कितना पी टू कितना है 60 का स्क्वायर, प्लस पी टू कितना है 60 माइनस माइनस 40, 60 माइनस माइनस 40 का स्क्वायर, प्लस P3 कितना है माइनस 40 माइनस सिग्मा P1 कितना है 100 का स्क्वायर, इक्वल टू 2 टाइम सिग्मा वाई कितना 250 डिवाइड बाई एफ ओ एस का स्क्वायर, दिस वाला। यहाँ सॉल्व करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इस तरह सब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर दिए। तो ये सब क्या आंसर दे रहे आपको? मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी 2.5, सेकंड का 2.65, तो ये निकला है 2.65। देन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम shear stress theory 1.786। देन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी कितना 2.01, तो यहाँ से फैक्टर सेफ्टी 2.01। देन यहाँ से लास्ट वाले डिस्टॉर्शन, फैक्टर सेफ्टी 2। तो ये कैलकुलेट कर दिया सब थ्योरी से, डिफरेंट थ्योरी से कितना एफएस का वैल्यू आ रहा है। देख लो फिर से, तो जो वहां क्वेश्चन किया था, जो पूछे इन्होंने आज तक, वो हमेशा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स पे देता है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा देते हैं, वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस बार क्या उसने दैट तीनों दे दिया स्ट्रेस, सिग्मा पी1 पी2 पी3। तो ये कल कोई एक क्वेश्चन कोई एक पार्ट पूछ सकता है 2 मार्क्स में गेट के एग्जाम में, अब सब थ्योरी हमको पता है, कोई भी पूछेगा लगा सकता है। तो P1 P2 और P3 जब 0 तब भी सॉल्व कर दिया हमने, वहां पे P ये भी कर दिया, और कोई केस बनता नहीं, तो दोनों मालूम है तो हम कर ही लेंगे। तो अब ये दिया है, पहला मैक्सिमम प्रिंसिपल दिया हुआ P1 P2 P3 160 माइनस 40, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी सिग्मा P1 सिग्मा Y अपॉन एफएस, बायएक्सियल ट्राइएक्सियल लोडिंग के फेलियर को यूनिएक्सियल लोडिंग के फेलियर के बराबर कर दिया, यहाँ से एफएस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी सिग्मा P1 माइनस न्यू सिग्मा P2 माइनस न्यू सिग्मा P3, ये कई बार सिग्मा P3 0 होता है, तो सिग्मा P1 माइनस न्यू सिग्मा P2 तो होता है, तो कई बार क्या होता है ये 100 है, 100 और माइनस 60 है प्रिंसिपल स्ट्रेस, थर्ड तो मान लो 0 दिया है, 100 माइनस 60 है तो 100 पहले लिख दिया, 100 माइनस 160 है तो माइनस 160 पहले लिख दिया। कई बार क्वेश्चन में नहीं समझ में आता, दोनों चेक करो, जिसमें सेफ हो जाए वो रख लिया। 100 रख वैल्यू पुट किया तो एफओएस 2.65। मैक्सिमम शेयर से थ्योरी टाउ एक्स बराबर कर दिया, 160 माइनस 40 था, टाउ एक्स एब्सोल्यूट निकालेंगे हमेशा, 3 टाउ एक्स प्लेन होते हैं, तीनों जो मैक्सिमम, सो 100 माइनस माइनस 40/2, दिस वैल्यू एफओएस आ गया। नेक्स्ट मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कितना होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, कल को बोल सकता है टोटल स्ट्रेन निकाल के दिखाओ, कुछ भी पूछ सकता है, हमें सब कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। सो 1/2 इज सिग्मा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला। अब यूनिएक्सियल बराबर कर दो, यूनिएक्सियल कैसे बनाया, यहाँ पे क्या किया आपने, सिग्मा P2 P3 को कर दिया 0 और सिग्मा P1 क्या रख दिया सिग्मा Y, तो ये हो गया यूनिएक्सियल के लिए। तो ये बाइक्सियल ट्राइक्सियल लोडिंग का फेलियर, ये यूनिएक्सियल का फेलियर, दोनों बराबर कर दिए। यहाँ सॉल्व किया तो एफएस का वैल्यू इतना आ रहा है 2.01, इस तरह से, तो ये कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी जो था वो निकाला था, कैसे निकाला था, टोटल स्ट्रेन एनर्जी में से वॉल्यूमेट्रिक वाला माइनस किया था, तो 1 प्लस न्यू अपॉन 6 ये फॉर्मूला है। P2 P3 0 कर दिया, सिग्मा P1 को सिग्मा Y रख दिया, तो ये P3 0, ये P3 P2 P3 0, तो यहाँ सिग्मा P1 सिग्मा Y स्क्वायर हो गया, ये सिग्मा Y स्क्वायर 2 सिग्मा Y स्क्वायर वही रख दिया, तो यहाँ से एफएस का वैल्यू इतना आ रहा है। तो ये सब डिफरेंट थ्योरी से फैक्टर सेफ्टी कैलकुलेट कर दिया, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जब P3 0 था तब भी केस हमको पता है, P3 0 नहीं तब भी केस पता है, सब केस हमको मालूम। अब ये क्लासेस का बेनिफिट तभी है जब हम आपको बोलते हैं कि पॉज करके प्ले करो, उसके जो आप सोचते हो करते हो, हर बार मैं आपसे बोलता हूँ, तो ईमानदारी रखना है आपको। अब आपने किया होगा इसको, तो अपना मिस्टेक देखो, सही है तो बहुत अच्छी बात, ऐसे सब सीख जाते हैं, नोट कर लो इसको।
रफ कर दे रहे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, draw the shear force and bending moment diagram shear force and bending moment diagram of beam ABCD. डायग्राम बना लो। देख लो जरा एक मिनट। तो ये बीम दिया ABCD, ये D पे हिंज है, A पे रोलर सपोर्ट है, और ये रिजिड मेंबर्स अटैच किए हैं इसमें, दैट ये मान लो B से K, ये CM, तो BK और CM ये आपका दो रिजिड मेंबर अटैच किया। तो लोड इस पे लग रहा है 14 किलोटन का, और यहाँ पे 10 किलोटन का इंक्लाइन लोड है। अब उसमें एंगल के लिए दैट हॉरिजॉन्टल 3 दिया, बे आपका हाइट दैट 4 दिया, दैट परपेंडिकुलर 4 दिया है, और बेस दैट हॉरिजॉन्टल 3 दिया। तो ये बीम जो ABCD है इसका हमको दैट SFD BMD ड्रॉ करना। तो ये हम क्वेश्चन करते थे SFD BMD, ब्रैकेट वगैरह अटैच करते थे, फोर्स ब्रैकेट रिमूव कर दिया, फोर्स और मोमेंट ट्रांसफर कर दिए। तो वो ट्रांसफर करो, ब्रैकेट रिमूव करो, फोर्स मोमेंट ट्रांसफर करो, उसका रिएक्शन निकालो। तो अब ये क्वेश्चन के कई कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, कोई पूछ लेगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना है, वर्टिकल कितना है, 4 डायग्राम दिए होंगे, चेक करो। तो सब कॉन्सेप्ट, कई एक क्वेश्चन 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, तो पूरा में करना है। तो वही करो, ब्रैकेट रिमूव करो, फोर्स मोमेंट ट्रांसफर करो, सपोर्ट रिएक्शन निकालो, देन उसका SFD BMD बनाओ। तो SFD BMD और अगर एक्सियल फोर्स भी आएगा तो एक्सियल फोर्स डायग्राम सब बनाना है आपको, इतना करना। तो वीडियो को पॉज करो और अपने आप से पूरा सॉल्व करो। तो बस हर क्लास का मोटिव ये पॉज और प्ले के बीच का कॉन्सेप्ट ही है, यही सबसे मेन चीज है। बाकी मैंने लिख दिया, आपने सॉल्व नोट कर लिया, सब ठीक है, लेकिन सबसे मेन पार्ट वो पॉज और प्ले के बीच का टाइम है, जिसमें आप सोचते हो, करते हो। तो पॉज करो और पूरा सोचो ध्यान से, ब्रैकेट रिमूव करो, सपोर्ट निकालो, सॉल्व करो पूरा, सही गलत जो भी करते हो आप करो। जब हो जाए, जो सही गलत जो भी हुआ, उसके बाद आपको प्ले करके चेक करना। करो इसको। तो आप वीडियो प्ले किया आपने, इसका मतलब आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, पूरा सॉल्व वॉल्व कर लिया होगा। सही मैं नहीं कह रहा सही किया हो, आपने अटेम्प्ट किया हो, इतना कह रहा हूं। तो किया होगा आपने, तो वही करें। तो यहाँ रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन VA आ गया, यहाँ हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन VD आ गया। तो ये VD और ये SD, जो मर्जी डायरेक्शन ले लो, नेगेटिव आएगा, चेंज कर देंगे। अभी ब्रैकेट रिमूव करें, यहाँ से 14 का फोर्स है तो यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो ये देखो जरा, यहाँ पेन रखो, यहाँ पेन रखो, तो ये 14 का फोर्स ट्रांसफर हो गया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पेन रखो, कैसा आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ मूवमेंट ट्रांसफर हो गया एंटी क्लॉक, कितना 14 इंटू 2 28। तो ये रिमूव कर दें ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट रिमूव कर दिया, रिजिड मेंबर था रिमूव कर दिया। फिर ऐसे ही देखो जरा इधर इधर निकाल लो कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा और ऐसे वर्टिकल आएगा। तो हॉरिजॉन्टल निकाल दो, फोर्स कितना होगा एफ एच मान लो, और ये एफ बी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट कर दो एफ एच, यही निकाल दे रहे। तो एफ एच कितना हो जाएगा, दैट 3 है 4, ये कितना हो जाएगा 5। तो 3/5 इंटू कितना 10, 6 किलोमीटर। और ऐसे एफ बी निकाल दो कितना, वर्टिकल कितना 4/5, 3 4 5 4/5 इंटू 10, 5 2 कितना 8 किलोमीटर। तो ये बना, तो ये ब्रैकेट रिमूव कर दो, तो ये फोर्स ये रिमूव करते हैं, तो यहाँ कितना, ये यहाँ से रिमूव कर दिए, ये ट्रांसफर करना हमको आता है। तो ये एफ एच कितना 6 यहाँ ट्रांसफर हो गया ऐसे 6 किलोमीटर, और 8 का वर्टिकल ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे 8 ऐसे ट्रांसफर हो गया ऊपर की तरफ। ये मेंबर हटा दी सब, तो ये 8 ऊपर की तरफ, ये 8 जो था वर्टिकल, और 6 ऐसे ट्रांसफर हो गया। तो अब देखो जरा इक्वेशन लिखें, और तो कुछ मूवमेंट भी आएगा। मूवमेंट देखो जरा कितना, ये एफ वी का तो नहीं आएगा, मूवमेंट एफ एच का बनेगा। एच कितना है 6 है, तो यहाँ पेन रखो, तो ये 6 एच का क्या क्लॉक वाइज आ रहा है कितना यहाँ पे, तो ये क्लॉक वाइज बना है ऐसे, तो यहाँ क्लॉक वाइज मूवमेंट कितना ये होगा 6 और 2 था, तो 6 इंटू 2 कितना 12 का, तो 12 का मूवमेंट हो गया ऐसे आगे। सो अब देखो कैलकुलेट कर लें, तो समेशन फर्स्ट इक्वेशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो जरा कितना है 14 इधर 6 इधर एच डी, यहाँ से क्या हो गया एच डी इक्वल टू कितना 20 किलोमीटर, दिस वैल्यू ऐसे आ गया। फिर देखो जरा यहाँ से आपका दैट एच डी बन गया, नेक्स्ट समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई देखो कितना वी ए प्लस वी डी, तो वी ए प्लस वी डी डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, तो यहाँ तो कोई है नहीं डाउनवर्ड फोर्स, वी ए प्लस वी डी, तो ये 8 के बराबर, 8 ऊपर की तरफ है, तो नीचे ही ले लो यहाँ शुरू शुरू से ऐसे ले लिया, नहीं तो चेंज कर दो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो वी ऐसे ले लिया और वी डी भी आपने मान लो ऐसे ही ले लिया, नेगेटिव आएगा चेंज कर देंगे। तो वी ए प्लस वी डी नीचे की तो इक्वल टू कितना 8 के बराबर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और थर्ड समेशन एम ए इक्वल टू 0, यहाँ मूवमेंट बैलेंस कर रहा है। तो देखो जरा वी डी कैसे दे रहा है क्लॉकवाइज, एच डी का तो आएगा नहीं मूवमेंट, और कौन सा 6 का नहीं 8 का आएगा, 8 का ही एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना देखो जरा वीडी का क्लॉकवाइज, सपोर्ट निकालना है अभी, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सो वीडी इंटू डिस्टेंस कितना है 2246 प्लस देन 8 का एंटी क्लॉकवाइज कितना -8 इंटू 4, तो -8 इंटू 4 प्लस, और ये 12 क्लॉकवाइज है कंस्टेंट मूवमेंट लोड, तो प्लस 12 प्लस, और ये -28 एंटी क्लॉकवाइज है, so -28 इक्वल टू 0, 28 एंटी क्लॉकवाइज है, so -28 दिस वैल्यू। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो वी ए वी डी आएगा, आपने निकाला होगा, तो ये कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, तो ये कैलकुलेट किया होगा, तो यहाँ से वी ए का वैल्यू आ रहा है 0 और वी डी आ रहा है -8, और तो कुछ निकालना है, तो यहाँ से वी ए कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और वी डी कितना है -8, तो वी डी देखो कितना है -8 किलोमीटर, सो -8 का मतलब क्या है, दैट ना दैट जब ऊपर रखा तो -8 था, तो ये +8, इसमें तो आपने प्लस ही बना हो, क्योंकि उसमें सोल्यूशन में वहां पे ऊपर रखा था मैंने, तो ये नीचे लिया, तो वीडी का वैल्यू आपका +8 ऐसे बना, तो वीडी का वैल्यू आपका +8, हाँ ठीक है, वहां पे ऊपर रखा था, तो ये निकाला, तो आपने इतना कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गया, 0 है तो बी डी +8 आएगा, तो ये बन गया। तो अब देखो जरा इसका बना है डायग्राम, ड्रॉ करें SFD शेयर फोर डायग्राम। SFD देखो जरा A0, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A से B तो कुछ है ही नहीं, फिर C पे जाके आया, C पे 8 ऊपर की तरफ है, तो C पर 8 ऊपर की तरफ, तो C पे जाके बना यहाँ पे 8, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ B है, ये C है, और फिर कोई लोड नहीं कांस्टेंट, देन उसके 8 नीचे की तरफ नीचे आ गया ऐसे, तो ये C पॉइंट D, तो ये प्लस, तो ये इसका SFD शेयर फोर डायग्राम। BMD ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट देखो जरा, अब यहाँ तक तो 0,
यहाँ तो कुछ है नहीं। उसके बाद क्या 28 का एंटी क्लॉकवाइज है तो -28, तो ये लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉक नेगेटिव, तो -28 गया ऐसे। देन देखो जरा, उसके बाद यहाँ तक कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे कितने का 12 का है क्लॉकवाइज, तो 12 ऊपर जाएगा, तो -28 + 12 कितना 16, तो यहाँ तक तो कांस्टेंट था। उसके बाद 16 ऊपर गया, 16 हो गया, यहाँ पे कितना है 16। उसके बाद एंड पॉइंट देखो, जैसे डी एंड पॉइंट यहाँ 0 ही होना है, एंड पॉइंट 0, सेक्शन कोई लोड इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो एंड पे 0 ही बनना है, तो यहाँ से आपका ऐसे। ये कौन सा पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी नेगेटिव, तो ये क्या हो गया BMD। तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 8, ऐसे चाहे राइट लेफ्ट चेक कर लो, 8 to 2 16 आएगा, राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव, वही नेगेटिव आ रहा है ऐसे, तो ये BMD हो गया। एक्सियल फोर्स डायग्राम देखो जरा, अब बीम में देखो जरा कैसे है, एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये बीम विजुलाइज करो, ये बीम आपका ऐसे इस तरह से है, तो एक्सियल फोर्स ए से बी तक तो आया नहीं, उसके बाद क्या यहाँ बी से चालू हो रहा है, कितने का 14 का है, तो ये क्या देखो दिख रहा है 14, ये 14 ऐसे लग रहा है, फिर ये 6 और आ गया, फिर SD 20 हो गया, तो क्या हो, ये लेंथ कम करा रहा है कंप्रेसिव फोर्स से। तो बनाए देखो जरा, ए से बी तक तो कुछ है नहीं, एक्सियल फोर्स डायग्राम, बी पे कितना आया 14 आया, 14 का है, बी से लेकर सी तक 14 रहा, उसके बाद 6 और बढ़ गया 20 हो गया, यहाँ पे 20 हुआ, देन फिर आपका यहाँ 20 ऐसे, माइनस सी पॉइंट डी पॉइंट, ये क्या हो गया एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो ये SFD BMD और एक्सियल फोर्स डायग्राम ऐसे इसका सारे ड्रॉ कर दिया। देख लो फिर से एक बार, सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव किया आपने, कंपाउंड ले लिए, ये हॉरिजॉन्टल का ये इंक्लाइन था, एंगल दिया है 3 4 से 5 हो गया, एंगल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट कर दिया, देन कैलकुलेशन कर दिया, तो VA/VD हमने पहले नीचे रख दिया, क्यों ये ऊपर था 8 आ रहा है, डायरेक्ट ले लिया, तो समेशन FX 0, तो क्या हो गया SD कितना हो गया 14 + 6 20, देन समेशन FY 0 VA + VD = 8, सेकंड इक्वेशन, और देन समेशन MA 0, यहाँ पेन रखो, सपोर्ट निकालना सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो, VD क्लॉकवाइज प्लस ये 8 का एंटी क्लॉकवाइज माइनस ये 12 क्लॉकवाइज है +12, ये -28 है तो -28 0, ब्रैकेट कैसे रिमूव करके फोर्स मोमेंट ट्रांसफर किया तो वो देखा था आपने, यहाँ सॉल्व किया तो VD आपका +8 है, मतलब यही डायरेक्शन, जैसे मैंने पहले सॉल्व किया तो वहां मैंने ऊपर रखा था VD, तो माइनस आ गया था, चेंज कर दिया, तो सब सही है जैसे मर्जी ले। देन SFD बनाए, तो ए से यहाँ तो कोई है नहीं ट्रांसफर लोडिंग कुछ नहीं, ए से बी से सी पे आया 8 का ऊपर, तो सी पे 8 ऊपर चला गया, फिर देखो जरा यहाँ कोई लोडिंग नहीं, कोई चेंज नहीं, फिर डाउनवर्ड है VD का, वहां नीचे लास्ट पॉइंट 0, SFD। BMD देखो जरा, BMD ए से बी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं लोडिंग, कौन देगा मूवमेंट, कुछ नहीं, बी पे क्या है 28 का एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज, हॉगिंग वैल्यू नेगेटिव, तो 28 नीचे। फिर देखो जरा बी से सी में, बी से सी में कोई मूवमेंट नहीं, कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट। देन उसके बाद ये कितना है 16 का क्लॉक, ये 12 का क्लॉकवाइज है, 28 12 ऊपर क्लॉकवाइज ऊपर गया 16 हो गया, उसका लास्ट पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट डी है, एंड पॉइंट वहाँ 0 है, वहाँ सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट है, 0 वैल्यू हो गई, 0 सेक्शन कोई लोड नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन BMD आ गया। देन एक्सियल फोर्स देखो जरा, बीम को विजुलाइज करो कैसे, एक्सियल फोर्स डायग्राम देखो जरा कैसे, ये बीम ऐसे दिया, तो यहाँ पे कितना 14 स्टार्ट हुआ, यहाँ 14, फिर यहाँ पे 6, तो यहाँ 20, तो ये क्या लेंथ को कम कर रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स है, तो वही दिखाया, तो ये 14, तो ये 20, यहाँ 20, तो ये बी एक्सियल फोर्स डायग्राम ऐसे बना, सब तीनों इक्विलिब्रियम डायग्राम है, क्यों बनाते हैं, बिकॉज इससे आगे जाके स्ट्रेस कैलकुलेट करें, 5-6 मीटर का बीम है तो कहीं भी 3 मीटर पे कितना एक्सियल फोर्स है, उससे नॉर्मल स्ट्रेस, कितना बेंडिंग मोमेंट है उससे बेंडिंग स्ट्रेस, वो भी नॉर्मल स्ट्रेस, कितना शेयर फोर्स उससे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, तो आगे जाकर डिजाइनिंग होती है। तो ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मालूम कैसे चलेगा 3 मीटर या 4 मीटर में कितना मूवमेंट है, कितना कैसे निकलेंगे बेंडिंग, नहीं निकल पाएंगे, ना बेंडिंग निकलेगा ना डायरेक्ट शेयर निकलेगा, तो बीम वगैरह आगे कहीं डिजाइन कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए SFD BMD एक्सियल फोर्स डायग्राम आगे जाके बीम का डिजाइनिंग में हेल्प करता है। तो नोट कर लो इसको, अगर आपने किया अपने आप से सही किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो गलती कहाँ की आपने, गलती चेक करो, ऐसे सीख जाते हैं। ये मैं नहीं कभी कहता, एक भी क्वेश्चन नहीं कभी आपसे कहा कि आप सबको सही कर दो, कोई नहीं करता, सब धीरे धीरे सीखते हैं, बस वो सीखना ईमानदारी से है, बस खाली कान में लगा के सुनना नहीं है, जैसे कहा है वैसे करना है, कॉपी पेन चलना चाहिए, रफ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना है, पेन चलता रहेगा सब सीख जाएंगे, कर लो नोट इसको।
रफ कर दे रहे। तो हमने 4 क्वेश्चन किए, तो ये हमको अच्छे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उसके अलावा बुकलेट देख रहे हैं, तो बुकलेट ओपन करो, चैप्टर 2 जहाँ तक कल किया था उसके आगे से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक बुकलेट में हो गया था, बुकलेट ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सोल्यूशन आपके पास सब कुछ है, बस ये है कि हर क्वेश्चन में हम कुछ नई बात पॉइंट्स बोलते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, वो कल किसी और क्वेश्चन में जोड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन किए 4 वो बुकलेट ये सब क्या है, ये एक्चुअली रिवाइज करा रहा है सब्जेक्ट को, मेन मोटिव वो है। तो साथ साथ हमको रिवाइज, बिकॉज हमने पढ़ा होता है सीरियसली, तो अच्छा यहाँ पे ऐसे था, ऐसे रिवीजन होता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है और हमारा दैट रिवीजन भी हो रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ चेन वर्किंग अ क्रेन हैज सेक्शनल एरिया ऑफ 625 mm square and a transmit a load of 10 kilonewton. When the load is being lowered at a uniform rate of 40 meter per minute, the chain gets jammed suddenly, at which time the length of the chain unwound is 10 meter. Assuming Young's model is given, the stress induced in the chain due to sudden jamming will be. देखो जरा वहां पे जब हमने पढ़ा था इम्पैक्ट लोडिंग कंडीशन, तो वहां प्रूव किया था, वहां क्या था, वहां पे एक ब्लॉक को ड्रॉप किया था आपने, सो लॉस ऑफ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। तो जो भी एनर्जी का लॉस हो रहा है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी का हो या काइनेटिक एनर्जी का हो या दोनों हो, दैट उससे हो क्या रहा है, वो मेंबर डिफॉर्म हो रहा है। क्योंकि अब रिजिड मेंबर तो पढ़ नहीं रहे हम, रिजिड मेंबर आपका दैट डिफॉर्मेबल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो डिफॉर्म हो रहा है तो उसमें स्ट्रेन आ रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी आ रहा है। तो जो भी लॉसेस हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का, चाहे काइनेटिक एनर्जी का, चाहे दोनों का, दैट ऑल स्टोर्ड एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन 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 एनर्जी स्टोर्ड हो गया, 1/2 के एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते थे। ऐसे यहाँ पे भी निकालना हमको आता है, रेजिलियंस का वैल्यू स्ट्रेन सिग्मा सिग्मा मैक्स सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम, या सिग्मा मैक्स पुट कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक चेन है वर्किंग एज ए क्रेन, तो वो चेन जो था उसमें जो आपका मेंबर है सेक्शनल एरिया गिवन एंड ट्रांसमिटर लोड लोड ऑफ 10 किलोटन, तो चेन में 10 किलोटन का लोड है और वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब इसने देखो ये नहीं, हाइट का ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं दिया, दैट मीन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई टर्म नहीं है इसमें। अब वो आपका किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसने क्या किया, सडन जैम किया, दैट मीन आपने क्या वेलोसिटी का लॉस किया। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो, दैट ऑल स्टोर्ड एज अ स्ट्रेन एनर्जी। तो वो जो 10 किलोमीटर का ब्लॉक दिया है, दैट 10 किलोमीटर का, वो आपका मूव कर रहा था किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और उसको आपने एकदम वेलोसिटी को रोका, दैट जैमिंग मत, दैट मीन वेलोसिटी को आपने सडन लॉस किया, वेलोसिटी जीरो कर दिया। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो सारा का सारा स्टोर्ड कहाँ हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में। तो वहां पे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट ऑल दैट स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। कल को क्वेश्चन में आपको दैट पोटेंशियल की बात भी कर सकता है, तो यहाँ पे स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना, 1/2 mv स्क्वायर, स्ट्रेन एनर्जी कितना, सिग्मा मैक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम ए इंटू एल। तो ये दिया हुआ मास दैट 1/2 mv स्क्वायर, मास के लिए दिया 10 किलोन्यूटन, मास वेट है, वेट क्या होता है m इंटू जी, तो जी से डिवाइड कर देंगे, m आ जाएगा, v वेलोसिटी दिया है वो कितना 40 मीटर पर मिनट, तो इसको कन्वर्ट कर लो आप, मीटर मीटर में मल्टीप्लाई करके 1000 का तो mm हो गया, मिनट 60 का मल्टीप्लाई 6 सेकंड हो गया। देन यंग्स मॉडल सिग्मा ये निकालना है, 2e दिया है, एरिया दिया है, लेंथ दिया, वो खाली एक सिग्मा है वो कैलकुलेट करना है, तो यूनिट का ध्यान रखना है। तो वहां से जितना भी लॉस हो काइनेटिक एनर्जी का, वो सारा का सारा स्टोर्ड हो गया स्ट्रेन के फॉर्म। तो 10 किलोमीटर का वेट था, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आपने एकदम सडन जैमिंग किया, वेलोसिटी का लॉस किया, वो सारा का सारा स्टोर्ड हो गया एज ए स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म। तो ये ऐसे कैलकुलेट कर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, a uniform T-shaped arm of weight W pinned about a horizontal point C supported by a vertical spring of stiffness K, the extension of the spring will be। इसमें देखो दो मेंबर ऐसे दिए हुए हैं, इस तरह से, यहाँ स्प्रिंग अटैच किया है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये L/2 L/2, इसका L तो बोला है कि ये जो मेंबर यूनिफॉर्म टी शेप्ड आर्म ऑफ वेट W, इसका वेट W है, लेकिन वेट W लगेगा कहाँ पे, सेंट्रॉइड पे लगेगा,
अब सेंट्रॉइड कहाँ से कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करें, इसका अब सेंट्रॉइड पे वेट लगाएं, तो वो तो दिया नहीं, पहले तो देना चाहिए, नहीं दिया, क्या करें सेंट्रॉइड पे लगाएं। उसके लिए मान लो यहाँ पे ले लिया रेफरेंस एक्सिस, और उसका यूनिट थिकनेस ले लिया मान लो 1, जब नहीं दिया t इक्वल टू 1 रख दिया 1 mm, तो क्या a1y1 प्लस a2y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 लगाया, तो वहां सेंट्रॉइड आ जाएगा, तो सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे लगा दिया डब्ल्यू लोड पूरा, a1y1 प्लस a2y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। अब उसके बाद देखो ये लोड लगा तो इससे नीचे जाएगा, ऐसे टिल्ट होगा, ये मेंबर ऐसे है तो ये टिल्ट होगा, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन आएगा, तो स्प्रिंग अब नीचे एक्सपेंड हो रहा है तो यहाँ फोर्स मिलेगा, तो यहाँ फोर्स आ जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे हिंज के बाद मूवमेंट बैलेंस कर दें। इस तरह क्वेश्चन किए हमने, बस इस बार किया है सेंट्रॉइड निकालना पड़ रहा, बाकी सब तो वैसे ही है, क्वेश्चन किया था हमने स्प्रिंग वाला वैसे। ये लोड लगेगा डब्ल्यू यहाँ पे पूरा वेट, उससे नीचे की तरफ टिल्ट होगा, ये टिल्ट हुआ, कहीं जाके बैलेंस होगा t इक्वल टू 5 सेकंड पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ फोर्स मिला, स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है माइनस वाई में, फोर्स प्लस वाई की तरफ, रजिस्टिंग ऊपर की तरफ, तो ये एफ एस, यहाँ से W इंटू जितना डिस्टेंस निकल जाएगा, एफ एस इंटू जितना L दिस वैल्यू, तो वहां से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, वहां पे आपके पास सोल्यूशन सब है, बस खाली कॉन्सेप्ट देखना। वहां पे हमें डायरेक्ट फोर्स देता था, अब क्या कर दिया सेंट्रॉइड निकाल कैलकुलेट कर दिया, सब कुछ घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11th, a steel rod 2 meter length is held between two walls and heated from 20 to 60. Young's modulus coefficient alpha is given. The stress induced the rod if walls yield by 0.2 mm. देखो जरा यहाँ पे क्या, जो वॉल ये दिया हुआ है, जो वॉल के बीच में है रॉड, अब यहाँ पे यील्डिंग दिया हुआ 0.2 mm, तो हम यहाँ क्या करें, पहले डेल्टा एल पूरा निकाल दें, एल अल्फा डेल्टा टी से, ये वैल्यू कुछ कैलकुलेट हो जाएगी, एल दिया अल्फा दिया डेल्टा टी दिया। अब इसमें मान लो फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यू निकला 0.6 mm आ गया, जस्ट एग्जांपल, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, वो कैलकुलेट करोगे, तो वैसे है एग्जैक्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये निकाल लो, अब 0.8 आ रहा है, तो ये निकला आपका 0.8 mm, दिस वैल्यू 0.8 बना। अब देखो जरा मतलब क्या है कि अगर ये सपोर्ट ना होते तो इसका लेंथ 0.8 बढ़ जाता, लेकिन बोला है कि 0.2 का यील्डिंग है, तो डेल्टा एल प्रिवेंटेड वो कितना था 0.8 माइनस 0.2, तो 0.6 mm का आपने प्रिवेंट किया, तो इससे स्ट्रेस आएगा। तो सिग्मा थर्मल क्या होता है, E इंटू स्ट्रेन थर्मल 0.6 mm प्रिवेंटेड डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ L, तो यहाँ से कैलकुलेट कर दें। तो ये सब कैलकुलेशन करना आपको आता है, बस कॉन्सेप्ट मालूम है। अब यहाँ पे अनयील्डिंग वॉल ना होता तो सारा का सारा प्रिवेंट हो जाता, पूरे से स्ट्रेस निकल जाता। यहाँ 0.2 mm का यील्डिंग दे दिया, तो इसलिए आपका 0.2 mm तक फ्री एक्सपेंशन, बाकी सब प्रिवेंट किया, उससे थर्मल स्ट्रेस ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया, इस तरह से 0.6 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, ये तो हमने क्लास में सॉल्व किया था, इसमें फॉर्मूला बन के आपका आया था दैट ई अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस के बार अपॉन के स्प्रिंग, वहां बनाया था, उसको खाली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म अ कंपोजिट सिस्टम which is heated through a temperature of 40 डिग्री सेल्सियस, the stress induced। अब देखो बार ऑफ कॉपर कंपोजिट सिस्टम, अब यहाँ अब इसमें स्टूडेंट कई बार डाउट पूछता है, कंपोजिट सिस्टम आपको दिया है, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली अनयील्डिंग वॉल ना लिखा हो या फिगर आपको क्लियर दिखाए ना, तब तक आपको वो दोनों बोथ कंप्रेसिव बोथ टेंसाइल नहीं लेना। कंपोजिट सिस्टम है या तो टाइटली सिक्योर एंड पे लिखा है, इसका मतलब वही एक में टेंशन नहीं में कंप्रेशन, पहला केस। जब तक अनयील्डिंग वॉल नहीं है तब तक आपका दैट, ये नहीं कि आपने देखा फिगर आपको लग रहा है अनयील्डिंग वॉल, लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में क्लियरली। अब यहाँ कुछ नहीं, देखो जरा सिंपल कंपोजिट सेक्शन है, बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म अ कंपोजिट सिस्टम which is heated through a temperature of 40 डिग्री सेल्सियस, the stress induced टेम्परेचर हीट दैट मीन टेम्परेचर बढ़ाया है, और कॉपर और स्टील, और हमको मालूम है अल्फा कॉपर का स्टील ज्यादा होता है, यानी कॉपर में एक्सपेंशन ज्यादा हुआ होगा, स्टील में कम हुआ होगा, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम बना होगा, यानी कॉपर में क्या कंप्रेसिव, स्टील में क्या टेंसाइल, वहां चेक कर लिया, ये पहला केस पढ़ा था वही सेम है, वैसे निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 14, a rod of length L having uniform cross section area। अब जब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन 14 13, जब मैं बोला आपको, तो ये तो वीडियो आप तुरंत पॉज कर दो, पढ़ लो क्वेश्चन, यहाँ तो डायरेक्ट करते जा रहे हैं, उसके बाद आपने पढ़ा क्वेश्चन, बस ये नहीं सुनते जा रहा मेरी बात, खाली आपने पढ़ा क्वेश्चन पूरा ध्यान से सोचा, उसके बाद वीडियो प्ले कर दिया, ऐसे ही अब तो आपके पास ऑप्शन है, प्ले कर दिया, तो ये तो अपने आप से आपको सोचना है। A rod of length L having uniform section area A subjected to tensile force P as shown।
The Young's modulus of material varies linearly from E1 to E2 along the length of the rod. The normal stress developed in the section SS. अब देखो जरा, एक मान लो कॉपर का रॉड है, एक मान लो स्टील का रॉड है, दोनों में 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो 2 mm स्क्वायर है, जस्ट एग्जांपल। दोनों में स्ट्रेस 5 मेगापास्कल है, क्योंकि दोनों के ई अलग अलग है, 10/2 से निकाला है। डेल्टा अलग हो सकता है, पी एल अपॉन, डेल्टा डिपेंड है ई के ऊपर, स्ट्रेस तो पी इंटरनल फोर्स डिवाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो एक स्टील का रॉड ले लो, एक एल्युमिनियम का ले लो, दोनों में 10 न्यूटन का फोर्स, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm स्क्वायर, दोनों में सेम 5 मेगापास्कल स्ट्रेस है, डिफ्लेक्शन अलग होगा, इसलिए स्ट्रेस तो खाली पी बाई ए वैल्यू है, पी इंटरनल अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, पी इंटरनल वही पी के बराबर हो गया, एरिया दिया होगा। ट्रू स्ट्रेस निकालते नहीं हम, क्यों? बिकॉज स्मॉल डिफॉर्मेशन का स्टडी है, इसलिए ई का डिपेंड डेल्टा के ऊपर है, सिग्मा पे नहीं, तो पी बाई ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ मेंबर ABCD सब्जेक्टेड टू फोर्स सिस्टम एज शोन। तो ये बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, सबको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, इसको हम बनाएंगे, तीनों मेंबर अलग कर देंगे, वहां सॉल्व करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन इस तरह के बहुत किए हैं, तो ये आपने सॉल्व किया, ये आपने किया होगा। तब भी कोई डाउट लगे आपको इस क्वेश्चन में, सोल्यूशन भी आपके पास है, कोई डाउट लगता है तो आप मुझे भेज दोगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये आपको अलग अलग कर दिया, वहां सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये हमने क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम आपका इस तरह क्वेश्चन किया हुआ है, ये दिया है ऐसे बार, यहाँ पे हिंज है, ये वायर अटैच किया है, यहाँ वायर है, यहाँ फोर्स लग रहा है 1 टन का, तो 1 टन लगे 2 टन लगे, एक ही कॉन्सेप्ट सब में मिला के। अब देखो जरा, ये वायर सपोर्ट कर रहा है, यहाँ फोर्स लगा है, तो इससे और कोई फोर्स तो है नहीं, इससे क्या होगा, टिल्ट होगा इसके अबाउट, तो ऐसे टिल्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इतना डिफ्लेक्शन आया फर्स्ट वाले में डेल्टा 1, सेकंड वाले में कितना डेल्टा 2, तो यहाँ फोर्स ये। तो अब देखो जरा, इसमें एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ, वायर का डायग्राम बनाओगे तो वायर में एक्सपेंशन हुआ, तो वायर में फोर्स क्या नीचे की तरफ आएगा ऐसे, P1 P2, तो ये P2 ये P1, तो इसमें ऊपर की तरफ जब रॉड में दिखाओगे तो ये P1 P2 इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन। तो यहाँ हिंज है, इसका मूवमेंट बैलेंस कर दो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, एक इक्वेशन मूवमेंट की हो गई। दूसरा क्या, दूसरा ट्रायंगल ज्योमेट्री निकाल लगा देंगे, डेल्टा 1 डिवाइड बाई ये लेंथ इक्वल डेल्टा 2 डिवाइड बाई पूरा लेंथ। तो लेंथ वगैरह सब दिया है क्वेश्चन में, कितना है वो 1 मीटर 2 मीटर दिया, तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो डेल्टा 1 डिवाइड बाई 1, डेल्टा 2 डिवाइड बाई 2, डेल्टा क्या पी एल अपॉन ए, तो लेंथ एल ए ई सब कट जाएगा, P1 P2 रेशियो, दो इक्वेशन दो अननोन, तो वहां से P1 P2 सॉल्व कर दें। तो बस स्टार्टिंग समझ में आना चाहिए भाई, ये फोर्स लगा, इससे टिल्ट हुआ, धीरे धीरे नीचे गया, जब इक्विलिब्रियम बन गया तो ये बैलेंस होता है, बैलेंस कर दिया, वहां सॉल्व कर दिया, और कोई फोर्स तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, a bar produce a lateral strain of magnitudes -16 10 to the power -5 when subjected to tensile stress of magnitude 300 megapascal along the axial direction. What is the elastic modulus of the material? What is the elastic modulus of the material? तो यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है। देखो जरा, पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है, तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो मालूम है हमको क्या होता है, माइनस ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूड, माइनस ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन। अब देखो ट्रांसवर्स स्ट्रेन निकाल सकते हैं, क्या दिया हुआ है, मतलब ट्रांसफर मतलब लेटरल स्ट्रेन, तो वो दिया हुआ है दैट लेटरल स्ट्रेन -60 इंटू 10 माइनस रखोगे तो माइनस और माइनस, माइनस कितना 60 इंटू 10 -5 इस वैल्यू, और लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन निकाल दो तो वो कैसे आएगा, 300 मेगापास्कल का टेंसाइल स्ट्रेस है। सो ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये पता है सब, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, तो स्ट्रेन आ जाएगा सिग्मा बाय ई, तो सिग्मा 300 दिया डिवाइड बाय ई, तो यहाँ से पॉइजन रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, तो ऐसे आ गया, इस तरह से यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो ये दैट क्वेश्चन यूज किए, डेली हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे, तो यहाँ तक अटेम्प्ट किए, बाकी अब जब क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नेक्स्ट, उसके बाद बाकी सारा पार्ट आगे देखते रहेंगे।